बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाहीन सिद्दीकी। माह रमज़ान है और आज हम फिर एक मौजू की तरफ हम बढ़ेंगे ज़ैबितीज़ के हवाले से। पाकिस्तान में ज़ैबितीज़ की अगर हम बात करें तो हर चौथा फ़र्द जो है वो ज़ैबितीज़ का शिकार है। अगर हम 20 साल पहले की बात कर लें तो हम सिर्फ 6 से 7% पे खड़े होते हैं और आज हम 35% हमारे हो चुके हैं पेशेंट मरीज़ों की तादाद। और अभी भी सूरत हाल ये है, इतने टेस्ट आने के बावजूद, इतनी आगाही होने के बावजूद सूरत हाल ये है कि 50%, 45 से 50% मरीज़ों को पता ही नहीं होता कि उनको ज़ैबितीज़ हो चुकी है। और अब भी बहुत सारे मरीज़ ऐसे मौजूद हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो ज़ैबितीज़ का शिकार हो चुके हैं। और उस वक्त सामने आती है उनकी ज़ैबितीज़ जब वो किसी पेचीदगी का शिकार हो जाते हैं, कोई ज़ख़म, ख़ास तौर पे हमने देखा है मरीज़ों के कोई चोट लग जाए और ज़ख़म ठीक ना हो रहा हो तो एक तो उस वक्त सामने आती है, किडनी के कोई इन्फेक्शन हो जाए या किडनी का कोई इन्फेक्शन सही ना हो रहा हो, कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, तो उस वक्त सामने आती है कि आप ज़ैबितीज़ का शिकार हो गए या उनको कोई माइनर सा अटैक हो जाए या इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए, तो उस वक्त सामने आती है कि आप ज़ैबितीज़ का शिकार हो चुके हैं। वज़न उनका कम होना शुरू हो जाए या बहुत सारी अलामत दे रहा होता है ज़ैबितीज़, लेकिन मरीज़ फिर भी नहीं पहचान पाते कि वो ज़ैबितीज़ का शिकार हो गए। और कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं वो जानना ही नहीं चाहते और वो ये सुनना भी नहीं चाहते कि वो ज़ैबितीज़ का शिकार हो गए। हालांकि ये मर्ज़ ऐसा है कि अगर इसकी शुगर लेवल को कंट्रोल किया जाए और वक्त पर अद्वियात ली जाएं और कुछ परहेज़, हर मर्ज़ का जो है वो कुछ परहेज़ होता है, तो किया जाए तो ज़ैबितीज़ के मरीज़ अपनी वैसे ही लाइफ गुजार सकते हैं जैसे एक आम फर्द, सेहतमंद इंसान ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोगों में अब भी गलतफहमियां हैं। लोग कहते हैं कि अगर इंसुलिन लगाएंगे तो होगा यही कि कोई दवा असर नहीं करेगी। ये बहुत बड़ा लोगों के जहनों में कॉन्सेप्ट है। और हम आज माह रमज़ान की बात करें तो ज़ैबितीज़ के मरीज़ों में, बहुत सारे मरीज़ों में सवालात होते हैं कि आया कि ज़ैबितीज़ के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। वो कौन से मरीज़ हैं जो रोज़ा रख सकते हैं और वो कौन से मरीज़ हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते। इसी तरह वो मरीज़ जो ज़ैबितीज़ का भी शिकार है और कुछ कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हैं, जैसे उनको गुर्दों का मर्ज़ भी लाहक हो गया है या उनको दिल का मर्ज़ भी लाहक हो गया है या फालिज का वो शिकार हो चुके हैं और अब रिकवर हैं, तो क्या वो रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। इसी तरह क्या वो एक्सरसाइज कर सकते हैं रोज़े के दौरान, क्योंकि ज़ैबितीज़ के मरीज़ों को डॉक्टर्स बताते हैं कि आप एक्सरसाइज करें या वॉक करें, तो रोज़े के दौरान क्या वो एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और फिर सबसे मेन चीज़ ये आ जाती है कि रोज़े में खाएं क्या, मतलब रोज़ा अफ्तार के वक्त क्या वो खजूर खा सकते हैं। ये बड़ा सवाल होता है कि क्या खजूर में बहुत ज़्यादा शुगर मौजूद होती है, क्या वो शरबत पी सकते हैं या वो फ्रूट खाएं, तो वो कौन से फ्रूट खाएं। और सहरी में ख़ास तौर पे कि सहरी में क्या एडजस्टमेंट हो, वो क्या खा सकते हैं सहरी में। और बहुत सारे लोगों को हमने देखा है ज़ैबितीज़ के मरीज़ प्रोटीन पर तवज्जो नहीं देते, कार्ब्स जो है वो बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, चिकनाई बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, पराठों का इस्तेमाल, समोसे का इस्तेमाल या पकौड़े बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि ज़ैबितीज़ के मरीज़ अगर रोज़ा रख सकते हैं। जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बताया कि एक टारगेट होता है, मतलब अगर इनकी रीडिंग्स 3 आ रही है तो वो रोज़ा रख सकते हैं सेफ साइडली, लेकिन उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो 1 महीने कबल जो है वो अपने तमाम टेस्ट करवाएं, अपने कंसल्टेंट से रुजू करें और उसके बाद अपना रूटीन, मतलब दवाइयों की एडजस्टमेंट और ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। आज हम जो फोकस करेंगे वो ग़िज़ा पे भी फोकस करेंगे कि क्या सहरी में खाना चाहिए, ज़ैबितीज़ के मरीज़ों के लिए कितना ज़रूरी है, और शुगर का टेस्ट क्या रोज़े के दौरान टेस्ट करने से, शुगर लेवल टेस्ट करने से रोज़ा टूट जाता है या नहीं टूटता। ये एक बड़ा कॉमन सवाल है, वो हम आज अपने कंसल्टेंट हमारे 2 मौजूद हैं उनसे करेंगे और ख़ास तौर पे इस ग़िज़ा पे फोकस करेंगे कि सहरी में क्या खाएं और रोज़े में क्या खाएं, मतलब रोज़ा अफ्तार के वक्त क्या खाएं। तो ये हमारे कुछ अहम सवालात होंगे जो आज हम करेंगे। आज हम अपने पैनल का तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर नजमुल इस्लाम मौजूद हैं, माहिर अमराज़ ज़ैबितुस हैं और खान यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है, बहुत सीनियर कंसल्टेंट हैं। हम इनको कह सकते हैं कि ये हम अगर आज डॉक्टर्स यहाँ पर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मौजूद हैं तो उनके उस्तादों में से हैं और बहुत सीनियर कंसल्टेंट हैं। हम अस्सलाम वालेकुम।
सर खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। हमारे साथ दूसरी जो है डॉक्टर मौजूद है, प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा गौरी, कंसल्टेंट है मेडिसिन, ज़ियाउद्दीन अस्पताल में उनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, मेरा पहला सवाल डॉक्टर नजमुल इस्लाम आपसे है। मुझे बताएं कि ज़ियाबतीस का मर्ज़ पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। मतलब हम अगर आज 20 साल पहले की बात कर लें और आज की बात कर लें तो तकरीबन बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। मतलब 35% आज पे हम आज खड़े हैं, और अगर हम 20 साल पहले बात कर लें तो 6 से 7%, 10%, इससे ज़्यादा नहीं थी। तो वजूहात क्या हैं इसकी, ज़ियाबतीस के मरीज़ों की इतनी बढ़ने की? देखिए, ये वैसे तो ये 35% नहीं है, 30%, 25 to 30% की बात है पाकिस्तान के अंदर। सही। और वो भी एडल्ट्स के अंदर, बड़े लोग जो कि 20 साल से ज़्यादा की एज है। अगर आप बच्चों को शामिल कर लेंगे तो वो परसेंटेज बहुत कम हो जाएगी। सही। मतलब कि क्योंकि अच्छे खासे लोग 20 ईयर्स से नीचे के भी हैं। अब इसकी बढ़ने की जो वजह है वही है जो दुनिया भर में बढ़ने की वजह है, और उसकी मेन वजह जो है वो हमारी लाइफ स्टाइल है। जो हमारा जो रहन सहन का तरीक़ा है, खाने पीने का तरीक़ा है, फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होने के बराबर है, और ये सब कुछ हमारी जो है वो उसके साथ यदि हमारी जो बेहतरी है, इकनॉमिक बेहतरी की वजह से लोग पैसों की फरावानी थोड़ी सी आ जाती है। इसके नतीजे में लोग खाना पीना बेहतर करते हैं, गाड़ियों पे सफ़र करते हैं, तो जो फ़िज़िकल एक्टिविटी वो काफ़ी कम हो गई है, खुराक की क्वांटिटी बढ़ गई है, और इसके नतीजे में मोटापा हो रहा है, और मोटापा जो है वो डायबिटीज़ के साथ वजह बन गई है, डायबिटीज़ के बढ़ने की। सही। डॉक्टर उस्मा, हम आपकी तरफ आएंगे। हम अगर बात करें ज़ियाबतीस की, तो आज हम यंगस्टर्स में भी देखते हैं। मतलब पहले अगर हम 20 साल पहले की बात कर लें तो हम 12 साल से 16 साल, 20 साल, मतलब ये तो हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे कि टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार होंगे। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो तो फिर पैदाइशी तौर पर होता है। तो ये इतनी ज़्यादा, मतलब इतने छोटे बच्चों में ज़ियाबतीस होना, तो इसकी क्या वजूहत हो सकती है हमारे मुल्क में? जी शाहीन, जैसे डॉक्टर नजमुल इस्लाम ने भी कहा कि हमारा लाइफ स्टाइल इस तरह का हो गया है, उसमें बच्चे भी शामिल हैं। बच्चे वही कर रहे होते हैं जो कि उनके वालिदैन कर रहे होते हैं। हम एज ए सोसाइटी, एज ए माशरा ही हमारे हाँ अब ये रुझान हो गया है कि बच्चे स्कूल से आते हैं, घर आके अपना होमवर्क और वही खाने पीने की जंक वगैरह ज़्यादा ले रहे हैं बनिस्बत इसके कि बाहर खेलने कूदने के लिए जो पहले स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते थे बच्चे, और ज़्यादा उसमें ताकि बाहर जाके खुश होते थे और खेलते कूदते थे। अब बच्चों ने ये बहुत कम कर दिया। एक वजह तो ये भी है लाइफस्टाइल। दूसरे, खाने पीने में फिज़ी ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स का बच्चों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया, जो एक कॉमन वजह नज़र आती है। तो दो वजूहात जो मेन है वो यही है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी की या वर्जिश की कमी, और जो खाना पीना है उसमें ये जो तब्दीलियाँ आई हैं बच्चों में भी वही आई हैं, और वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अब कम उम्री में भी टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो हो रही है इन बच्चों में। सही। अगर हम थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल बच्चों का अगर तब्दील करें तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल, उसमें वालिदैन का बहुत मतलब हमारी एज ए पेरेंट बहुत जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के लिए एक तो रोल मॉडल सेट करें, हम खुद भी थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हों। तो बच्चा वही करता है जो कि बड़ों से या वालिदैन से देख रहा होता है। और फिर शायद अगर हम इसमें स्कूल्स का भी थोड़ा सा रोल का कहें कि वो भी बच्चों को ज़्यादा मौके मुहैया करें स्कूल्स में, कि वो बच्चे ज़्यादा स्पोर्ट्स में और एक्टिविटी में पार्ट लें। सिर्फ ग्रेड्स के ऊपर अगर तवज्जो रहेगी तो फिर ये तो होगा कि बच्चे जो हैं वो कम एक्टिविटी में हिस्सा लेंगे, फ़िज़िकल एक्टिविटी में कम हिस्सा लेंगे, और सिर्फ वो अपने गैजेट्स में और मोबाइल्स में और अपनी किताबों में, पढ़ाई में ही लगे रहते हैं। तो ये एक अनहेल्दी ट्रेंड है। अगर इसको किसी तरह से काबू कर लिया जाए या किसी तरह से उनको एनकरेज किया जाए उनको, तो वो ज़्यादा इस तरफ आ सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ। बिल्कुल सही। अच्छा सर, मेरा सवाल जो है, अब ज़ाहिर सी बात है माह रमज़ान है, इस वक्त रमज़ान का महीना है, उसके हवाले से है। ज़ियाबतीस के कौन से मरीज़ हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते बिल्कुल, जिनको आप रिकमेंड करेंगे कि वो रोज़ा नहीं रख सकते बिल्कुल? देखिए, बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहले वो लोग जिनको के लो शुगर, हाइपोग्लाइसीमिया पिछले चंद हफ्तों में या महीनों में रहा है, वो ना रखें, इसलिए कि रिस्क बढ़ जाती है। जिनको कुछ पेचीदगियाँ हो चुकी हैं, जैसे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वगैरह एक एप्लीकेशन होती है, अगर वो हुई है पिछले चंद हफ्तों महीनों में, तो वो ना रखें। सही। वो जो कि किसी और पेचीदगियों के शिकार हैं, जैसे कि किडनी फेलियर के शिकार हैं, जिनके क्रिएटिनिन वगैरह बढ़ गई है, वो न रखें। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम मना करते हैं कि न रखें।
और लैक्टेटिंग मदर्स को भी कहते हैं कि आप अगर ना रखें तो अच्छा है। बाकी टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए भी वो रिस्क है, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ जो कंट्रोल में है उनको अब रखने की इजाज़त दी जा रही है, लेकिन उसको पिक एंड चूज़ करना पड़ता है। हर डायबिटिक पेशेंट्स को टाइप 1 डायबिटीज़ को अलाउ नहीं करते हैं। तो ये बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, और जो बहुत ज़ईफ़ लोग हैं या और बहुत सारी बीमारियों का शिकार हैं जिनको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं दौरान रोज़ा, तो फिर वो दवाइयाँ मिस हो जाएंगी। तो ये सारी कैटेगरी के लोग हैं जिनको रोज़ा रखने से मना किया जाता है। सही। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि ज़ियाबतीस के जो मरीज़ हैं, अगर हम बात करें उन लोगों की जो मेडिसिन्स पे हैं, मतलब ओरल मेडिसिन्स खाते हैं, तो एडजस्टमेंट कैसे होती है? मतलब पहले तो वो नहार मुँह ले रहे होते हैं सुबह, और फिर वो कुछ दवाइयाँ उनकी दोपहर में होती हैं और कुछ दवाइयाँ फिर उनकी रात में होती हैं। तो रोज़े में, रमज़ान के दौरान किस तरह एडजस्टमेंट करते हैं? देखिए, एडजस्टमेंट तो पेशेंट खुद नहीं करता और फिजिशियन करता है। उसके एडजस्टमेंट की प्रिंसिपल्स ये होते हैं कि जो कुछ मेडिसिन जो होती हैं जो कि शुगर लो करती हैं, सही, उनको तो हम पेशेंट के डायबिटीज़ कंट्रोल के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि उसको हमें उसी डोज पे मेंटेन करना है या कम करना है। सही। और उसका टाइमिंग्स भी हमें यूजली सहरी से हटाकर या मॉर्निंग से हटाकर इफ्तारी पे कर देते हैं। बाकी कुछ ऐसी दवाइयाँ जो शुगर लो नहीं करती हैं, जिनके अंदर ये सलाहियत ही नहीं है कि बिलो नॉर्मल करते हैं, तो उनको हम उसमें से डोजेज़ जो हैं ज़्यादा इफ्तार पे देते हैं और सहरी पे कम देते हैं। और बाकी कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि जिसमें कुछ यूरिनेशन ज़्यादा होती है, उसको भी हम इफ्तार पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये बेसिकली फिजिशियन का काम होता है, पेशेंट खुद से ये नहीं कर सकता। सही। उसको अपने फिजिशियन से रुजू करके उसकी एडवाइस को फॉलो करना पड़ता है। सही। अच्छा सर, हम बेसिकली अब आते हैं ग़िज़ा की तरफ। बड़ा अहम चीज़ होती है कि वो ज़ियाबतीस के मरीज़ अगर रोज़ा रख रहे हैं, जिस कैटेगरी में हैं वो रोज़ा रखने के लिए, ग़िज़ा पे हम थोड़े से बात करेंगे कि अमूमन सहरी में लोग खा रहे होते हैं, पराठा खा रहे होते हैं या मतलब इस तरह की ग़िज़ा खा रहे होते हैं। कार्ब्स पे वो बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं, लेकिन प्रोटीन कितना ज़रूरी है ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए, और सहरी में हमें बताएं कि किस तरह उनकी एडजस्टमेंट होनी चाहिए ग़िज़ा के लिए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पेशेंट्स हमारे पास आके, मरीज़ हमारे पास आके ये पूछते भी हैं कि सहरी में और इफ्तार में वो क्या खाएं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले सहरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मील है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो मिस ना करें सहरी, बगैर सहरी के रोज़ा ना रखें, और उसमें जैसे आपने कहा कि प्रोटीन्स और वो कार्बोहाइड्रेट, वो निशास्ता लें जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिनको कहते हैं, बजाय इसके कि वो बिल्कुल सिंपल कार्ब्स उस वक्त ले लें। उसका फ़ायदा ये होगा अगर प्रोटीन्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो एक मुनासिब उसमें लेंगे तनासुब से, तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि उनकी शुगर लो होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, और जो एकदम से हाई होती है सहरी के फ़ौरन बाद जो हाई होने का है, वो भी फिर उसमें चांस वो कम हो जाता है। सो अगर आप पूछें कि क्या ले सकते हैं, तो प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स जो है वो अंडा है। तो अगर अंडा लेना चाहें तो वो बहुत अच्छा है, वो ले सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स आपको किसी भी चिकन से या कबाब वगैरह लेके वो उससे भी मिल सकते हैं। अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो दालों का इस्तेमाल भी कर सकता है, लोबिया का इस्तेमाल, बीन्स का इस्तेमाल कर सकता है सहरी में। और पराठे का जो आपने कहा, पराठा अगर वो बहुत ही कम तेल में बना के खाना चाहें, और जो आटे का इस्तेमाल हो वो वाला आटा हो जो कि जिसमें भूसी मिली हुई हो, फाइबर ज़्यादा हो, तो वो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, और वो एक तरह से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो जाते हैं और एकदम से शुगर को हाई नहीं करता, और वो काफ़ी देर तक उसका इफेक्ट रहता है। दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं शुगर के पेशेंट जो हैं वो सहरी में। सही, मतलब दही मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि मतलब कि आम पराठे जो होते हैं वो मैदे के होते हैं, मैदे वाले पराठे नहीं इस्तेमाल हो सकते, ये तो उन्होंने बता दी। दूसरा, ये फेनी वगैरह का इस्तेमाल बहुत होता है, वो फेनी भी मैदे की होती है, तो वो भी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। बाकी इन्होंने जो सजेस्ट किया है वो अच्छा एक ऑप्शन है। सही, मतलब दही अगर ज़ियाबतीस के मरीज़ लें तो उनके लिए सहरी में बेहतर है। गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, वो अच्छा एक सोर्स है प्रोटीन का, मगर उसमें फिर ये देख लें कि वो चीनी ना डालें उसमें। अमूमन लोग समझते हैं कि दही खा रहे हैं तो वो उसके साथ चीनी का इस्तेमाल करें, वो ना खाएं। कुछ हाफ बोल, अगर आधी प्याली उन्होंने दही खा लिया है और मलाई हटा के इस्तेमाल कर रहे हैं और चीनी नहीं डाल रहे, तो बहुत अच्छा एक हो सकता है चीज़ जो वो
सहरी में खा सकते हैं। अच्छा, अगर मैं सहरी की बात करूं, बहुत सारे मरीज़ शिकायत करते हैं कि मतलब उनकी दोपहर तक शुगर लेवल लो होना शुरू हो जाती है, तो क्या वो कोई इस तरह का सेफ साइड थोड़ा सा मीठा ले सकते हैं, जैसे कोई खजूर ले लें सहरी में खाना खाने के बाद, या कोई इस तरह का कोई चीज़ ले सकते हैं? खजूर का जो भी ग्लूकोज लेवल है वो बहुत थोड़ी देर के लिए ही रहेगा। 12 घंटा के अगर रोज़ा है तो उसमें वो वाले निशास्ते ज़्यादा लें जो कि कॉम्प्लेक्स हैं, सिंपल ना लें। मैदे की बनी हुई चीज़ें अगर वो लेंगे तो फिर उनको शुगर लेवल जो है वो फिर जल्दी वो हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो बेहतर है प्रोटीन को मिला के अगर वो लेंगे अपने कार्बोहाइड्रेट के साथ तो वो ज़्यादा देर तक चलता है। तो खजूर सहरी में लेने का बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। सही, मतलब ये है कि शुगर लेवल कम होने के लिए कोई ऐसी चीज़, मतलब प्रोटीन अगर आप कह रही हैं कि अच्छी प्रोटीन लेंगे तो शुगर लेवल उनका डाउन नहीं होगा। जी हाँ, वो और भी जो भी कार्बोहाइड्रेट वो ले रहे हैं वो थोड़ा सा, जैसे दलिए का इस्तेमाल है, दलिया भी एक बहुत अच्छा है जिससे एकदम से शुगर जो है वो नहीं, और वो एक तरह से स्टेबिलिटी भी दे देता है। तो जौ का दलिए का इस्तेमाल कर सकते हैं और गेहूँ के दलिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको ओट मील भी कहते हैं, वो भी खा सकते हैं लोग। सही। अच्छा, हमें थोड़ा सा बताएं कि सहरी में शुगर लेवल चेक करना कितना ज़रूरी है, मतलब ज़्यादातर मेडिसिन भी कोई लेनी होगी सहरी में, तो कितना ज़रूरी है सहरी में शुगर लेवल चेक करना? देखिए, वैसे अगर आप देखें तो जो डायबिटीज़ रमदान अलायंस है, DAR कहते हैं उसको, तो उन्होंने तो 7 दफ़ा चेक करने की बातें की हैं। सही। एक सहरी से पहले, सहरी के 2 घंटे बाद, 12 बजे, इफ्तार से पहले, इफ्तार के 2 घंटे बाद, और जब कभी तबीयत ख़राब हो तो ये 6-7 दफ़ा की बात होती है। लेकिन ये प्रैक्टिकली हर पेशेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो किस्म अव्वल की डायबिटीज़, उसमें तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा 7 दफ़ा इस्तेमाल टेस्ट करना। लेकिन आम तौर से जो लोग, मैं लोगों को मशवरा देता हूँ अपने मरीज़ों को, ज़्यादातर कहता हूँ कि भाई आप एक सहरी के 2 घंटे बाद कर लें, सही। एक असर के वक्त या इफ्तार से पहले कर लें, और एक इफ्तार के 2 घंटे बाद कर लें। तो मिनिमम ये 3 दफ़ा कर लें। और ये भी ज़रूरी नहीं कि थ्रू आउट रमज़ान करते रहें, शुरू के चंद दिन कर लेंगे तो उनको अंदाज़ा, क्योंकि उनकी ईटिंग हैबिट्स वही रहेंगी बाकी रमज़ान में भी, तो अगर ये चंद दिन कर लेंगे तो उनको आइडिया रहेगा कि बाकी रमज़ान कैसा गुजरेगा। सही। अच्छा सर, मुझे बताएं कि क्या मतलब अलामात होती हैं अगर हम हाइपोग्लाइसीमिया की बात करें, पेशेंट को रोज़े के दौरान अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, उनके शुगर लेवल बहुत कम हो रहा है, कितना लेवल होना चाहिए अगर वो चेक कर रहे हैं, क्या अलामत होंगी? एक तो अलामत हमें थोड़ी सी बताएं, और दूसरा हमें बताएं कि हाइपोग्लाइसीमिया अगर उनको हो रहा है तो कितने लेवल पर शुगर लेवल आ जाए कि वो रोज़ा तोड़ दें? अच्छा, मैं जवाब दूँ। देखिए, शुगर लो होने की अलामत ये होती है कि इंसान को भूख लगती है, पसीना आता है, हाथ कांपते हैं, और फिर अगर उस पर एक्शन न ले तो फिर आदमी को नींद गुनूदगी तारी हो सकती है। तो ये अलामत हैं लो शुगर की। लेवल इसीलिए जब आपकी तबीयत ख़राब हो दौरान रोज़ा तो शुगर चेक करना ज़रूरी है। सही। ये भी बता देना ज़रूरी है कि शुगर चेक करने से रोज़ा नहीं टूटता। ये उलमा इकराम का इस बात में फतवा है, क्लियर कट। और दूसरा है कि 70 से नीचे चला जाए शुगर लेवल्स तो रोज़ा तोड़ देना चाहिए या ओपन कर लेना चाहिए, जो भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब रोज़ा खोल देना चाहिए फ़ौरन। 70 to 90 अगर आपने चेक किया, और 70 से 90 के बीच में मैं डॉक्टर नजमुल इस्लाम की बात को आगे ऐड कर दूँगी कि अगर वो है तो फिर 1-2 घंटे के बाद फिर से चेक कर लें कि अगर सही 70 के नीचे तो बिल्कुल खोल देना है। सही, मतलब अगर 90 तक अगर उनकी रीडिंग आ गई है, 90 से नीचे तक रीडिंग आ गई है, 80 आ गई है, तो वो फिर दोबारा 2 घंटे के बाद दोबारा चेक करें। उनको ज़रूरी है कि वो 2 घंटे बाद चेक करें। और अगर उनकी मतलब 70 है शुगर और उनकी कोई अलामात भी नहीं हो रही, तो उस हवाले से क्या करना चाहिए? उस वक्त रोज़ा खोल देना चाहिए? 70 बिल्कुल बॉर्डर लाइन है। 70 से नीचे हम फिर हाइपोग्लाइसीमिया का पहला वो स्टेज शुरू हो जाता है। सो अगर 70 है, एग्जैक्टली 70, 75, 74 आ रही है, सो इट डिपेंड्स कि उनकी हिस्ट्री कैसी रही है। अगर वो होता है उनको बार बार हाइपोग्लाइसीमिया तो फिर तो उनको खोल देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है कि पहली दफ़ा ही हुआ है, तो उनको ये ज़रूरी है कि उनको अलामात का पता हो, कि वो ये ना हो कि अननोटिस चली जाए। सो वो थोड़ा सा कॉशियस रहें, थोड़ा सा ध्यान रखें, और विद इन हाफ एन आवर 1 आवर वो फिर से चेक कर लें। और 70 से जैसी नीचे है फिर बेहतर है कि वो रोज़ा खोलें।
सही। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि सुबह जब वो सहरी करें तो उस वक्त अपनी चेक कर लें, और 2 घंटे बाद लाजमी चेक करें कि उनको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि उनका शुगर लेवल कितना है जी। और फिर जब वो सो जाते हैं, जब अमूमन मरीज़ सो जाते हैं और सोने के बाद उठने के बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, तो उस वक्त चेक करना मुनासिब होगा। जैसे डॉक्टर नजमुल इस्लाम ने कहा था कि असर के वक्त, तो उस वक्त क्योंकि काफ़ी टाइम गुजर चुका होता है सहरी को, तो उस वक्त ज़रूर एक दफ़ा चेक कर लेनी चाहिए असर के टाइम पे, ज़ोहर से असर के बीच में वो चेक कर लें। और अगर शुरू के रोज़ों में बिल्कुल स्टेबल ही रह रही है तो फिर हर दिन चेक करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। उनको अपना अंदाज़ा भी हो जाता है, जो डायबिटिक्स होते हैं उनको अलामात का भी पता होता है, ये उनके फिजिशियन का, उनके मॉलिज का काम है कि उनको बता दें कि हाइपोग्लाइसीमिया के या शुगर लो होने की क्या सिम्टम्स हैं, वो उनको ज़रूर अवेयरनेस होनी चाहिए। सही। अच्छा, एक चीज़ और भी बड़ी अहम चीज़ है और पेशेंट्स भी बताते हैं, जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जो इंसुलिन पर होते हैं और उनकी शुगर लेवल हमेशा हाई ही रहता है, और अगर रोज़े के दौरान उन्होंने चेक किया है और उनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया, जैसे कि हाइपरग्लाइसीमिया जैसे हम जिसको कहते हैं, वो अगर हो गया है तो उसमें बताएं कि क्या वो इंसुलिन लगाएंगे तो क्या उनका रोज़ा टूटेगा? मतलब अगर वो इंसुलिन पे हैं और अगर वो उनकी शुगर लेवल वाकई बहुत ज़्यादा हाई हो गया है और वो चेक भी करें, उनकी अलामात भी हो रही हैं, तो क्या वो इंसुलिन लगाने से उनका रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता? नहीं, इंसुलिन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। उलमा इकराम का फतवा है कि कोई भी इंजेक्शन जिसमें ताकत ना हो उसके लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। तो इंसुलिन अगर वो करेक्शन इंसुलिन लगाते हैं, चंद यूनिट्स लगाते हैं अपनी शुगर को कम करने के लिए, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। सही। सर, हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में हमें थोड़ा सा बताएंगे, रोज़े के दौरान अगर हाइपरग्लाइसीमिया की अलामत होंगी तो वो क्या अलामत होंगी? देखिए, अलामत ये होंगी कि उसको प्यास ज़्यादा लगेगी, पेशाब ज़्यादा बार बार होगा, थकावट हो जाएगी, ये अलामत है। बाकी उस वक्त उसको चेक करना पड़ेगा शुगर को, और अगर वो 300 से ज़्यादा है तो फिर रिकमेंडेशन ये है कि वो रोज़ा फिर ओपन कर ले या खोल ले रोज़ा। 300 से अगर ज़ायद उसकी शुगर लेवल आ रहा है तो वो रोज़ा खोल ले, और वो इंसुलिन लगा सकता है। मतलब अगर वो रोज़ा खोलना नहीं चाह रहा और इंसुलिन उसने लगाई है तो इंसुलिन लगाने के 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद वो दोबारा चेक कर ले। जी, इस तरह ही है जी। वो दोबारा चेक कर ले, अगर उसका शुगर लेवल कम हो गया है तो रोज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर 200 पर आ गई है या अगर आ गया तो फिर गुजार ले बाकी। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वो कौन सी इंसुलिन लगा रहा है। वो जो अगर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो कि होते हैं यूजुअली, वो अगर लगा रहे हैं वही लगाएं जिस वक्त शुगर बढ़ी है। वो जो एक पूरे दिन में एक दफ़ा लगाने वाली इंसुलिन होती है वो नहीं लगाएं। ये शुगर की अगर उस वक्त जैसे 300 आई, जैसे सर ने कहा कि 300 के करीब आ रही है उसकी शुगर, तो उस वक्त वो वाली इंसुलिन उन पेशेंट्स ने लगानी है जो कि वो हर खाने से पहले लगाते होते हैं, या जिसको आर कहते हैं, रेगुलर इंसुलिन जो रेगुलर इंसुलिन, वो लगा लें। उसके अगर 4 यूनिट लगा लेंगे और रोज़ा नहीं खोल रहे तो फिर अगली 1 घंटे के बाद फिर से चेक कर लें। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। अभी भी बहुत सारे सवालात हमारे मौजूद हैं और ख़ास तौर पे हम अफ्तार की अब हम बात करेंगे। हमने सहरी की बड़ी तफसीली बात की, अब हम अफ्तार की बात करेंगे कि अफ्तार के बाद शुगर लेवल चेक करना कितना ज़रूरी है और अफ्तार में मरीज़ क्या क्या ले सकते हैं। तो सर मुझे बताएं, अफ्तार में ख़ास तौर पे बड़ा फोकस होता है लोगों का कि अफ्तार में वो खजूर ले सकते हैं या नहीं ले सकते, फ्रूट कितनी तादाद में वो ले सकते हैं? देखिए, अफ्तार में खजूर वो ले सकते हैं, 1 आध खजूर से अपना रोज़ा खोल सकते हैं। बाकी रहा फ्रूट का, जहाँ तक ताल्लुक़ है, फ्रूट जो है वो फ्रूट चाट अगर इस्तेमाल करेंगे तो बग़ैर चीनी का होगा। शुगर के मरीज़ों के लिए अलग जग रखा होता है शरबत का कि ये शुगर फ्री शरबत है। तो मुझे बताएं कि, और फिर हमने ये भी देखा है कि 2 गिलास शरबत शुगर के मरीज़ों ने रोज़े के साथ पी लिया और फिर कहा कि हम 1 टैबलेट के बजाय 2 टैबलेट ले लेंगे, अगर इंसुलिन की 2 यूनिट लगाए हैं तो 3 लगा लेंगे। तो ये थोड़ा सा हमें बताएं कि कितना नुकसानदेह है कि ख़ुद से एडजस्टमेंट कर ली। बिल्कुल, जो शुगर फ्री शरबत है ये आजकल बड़ा फैशन, एक ट्रेंड एक बन गया है, और पेशेंट क्योंकि शुगर फ्री लिखा हुआ होता है
और जूसेस का भी यही है कि ये ज़ियाबतीस के पेशेंट्स के लिए, मरीज़ों के लिए सही है, तो वो उसको हम जो है वो डिस्करेज करते हैं। हम कहते हैं कि बेहतर है ना लें, बेहतर है कि आप पानी से या मे बी नमकीन लस्सी से या आप नींबू पानी से जिसमें चीनी ना ऐड की हुई हो, हल्का सा नमक हो, या उससे आप रोज़ा खोल लें। डायबिटिक पेशेंट में अगर डिहाइड्रेशन का इशू हो जाए, उनको डायरिया हो जाए या उनको वोमिटिंग्स बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उनको डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, कितनी नुकसानदेह है डायबिटिक पेशेंट के लिए, ख़ास तौर पे डिहाइड्रेशन की अगर हम बात करें? देखिए, डिहाइड्रेशन तो एक बहुत नुकसानदेह चीज़ होती है, डायबिटिक्स में भी अदरवाइज़ भी, तो वो नहीं होना चाहिए। बाकी ये जो आपने खाने की बात की है, जो ज़्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग, उसके नतीजे में बदहज़मी हो जाती है। बदहज़मी जो है वो पेट में मतलब पेट में वज़न महसूस होता है, डायरिया हो जाता है। तो इत्तेदाल के साथ खाएं ताकि वो आप हज़म करें और आपकी तबीयत ख़राब ना हो। ऐसा ना हो कि आपने इफ्तार करने के बाद आपके अंदर इतनी निढाल हो गए हैं आप कि आप बिस्तर पर लेटने बैठ गए हैं कि भाई अब इतना खा लिया आपने कि बस, तो इतनी यानी ओवर ईटिंग का तस्वर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इत्तेदाल के साथ खाना चाहिए। बाकी आपका क्या और सवाल था? सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़ासतौर पे हमने देखा है बहुत डिहाइड्रेशन की, अगर हम सिर्फ थोड़ी सी बात कर लेते हैं, रमज़ान में ख़ासतौर पर डिहाइड्रेशन ज़्यादा, क्योंकि पानी की मकदार हम कम ले रहे होते हैं। अमूमन क्या अलामत होती हैं डिहाइड्रेशन की? अगर हम ज़ियाबतीस के मरीज़ की भी बात करें या आम फ़र्द की भी बात करें, तो क्या अलामत हो रही होती हैं डिहाइड्रेशन की, ख़ासतौर पर अगर हम बात करें? देखिए, डिहाइड्रेशन की वजह से एक तो आदमी की थकावट होगी, फिर उसको चक्कर आ सकता है, क्योंकि उसके बॉडी में फ्लूइड कम हो जाएगी तो चक्कर आ जाएगा। इसी वजह से जो है, इसी डिहाइड्रेशन के चक्कर में हम जिनकी डायबिटीज़ आउट ऑफ कंट्रोल होती है उनको रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं देते, इसलिए कि जिनकी डायबिटीज़ आउट ऑफ कंट्रोल होती है उनको यूरिनेशन बहुत होती है, पेशाब बहुत होता है, तो नतीजे में जिस्म से पानी ज़ाया होता है। तो जिनकी कंट्रोल होती है उन्हीं को हम इजाज़त देते हैं रोज़ा रखने की, ताकि ये डिहाइड्रेशन का एलिमेंट कम हो। फिर ये कि आप जो है इफ्तार से लेकर सहरी का जो वक्फ़ है उसमें आप वक्फे से पानी पी लें अपने हाइड्रेशन को कवर करने के लिए। एक साथ अगर आपने सहरी के वक्त अपने कई ग्लास पानी पी लिए तो वो फिर चंद घंटों के अंदर जो यूरिन के रास्ते निकल जाएगा, तो लिहाजा उसका वो आपकी एक तो डिस्टर्बेंस भी होगा आपके लिए कि भाई बार बार जाना पड़ रहा है यूरिन करने के लिए। तो लिहाजा ये जो आपका इफ्तार से सहरी का वक्फा है तकरीबन जो है वो 11 घंटे हैं। इस 11 घंटे के अंदर जो है थोड़ा थोड़ा करके वक्फे से पानी पी लें। ऑब्वियसली जो दौरान रोज़ा तो आप पी नहीं सकते, आपकी मजबूरी है, तो रोज़े की शराइत में से शामिल है, तो ये इसको इस तरह से कवर करें। बाकी ये अलामात मैंने आपको बता दिया कि उसकी थकावट ज़्यादा होगी और चक्कर आएगा। सही चीज़ का और मैं बता दूं कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स का, फिज़ी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं और चाय और कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा पी रहे होते हैं। एक आध कप तक तो सही है, मगर चाय और कॉफ़ी दोनों में ये खुसूसियत होती है कि उससे ज़्यादा यूरिन आता है, वो डायूरेटिक एक इफेक्ट होता है। तो वो अवॉइड करके भी आप डिहाइड्रेशन अवॉइड कर सकते हैं अगर आप उसको भी थोड़ा मॉडरेशन में पी लें। 1 कप चाय दैट इज़ फाइन, मगर उससे बहुत ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी पीना या बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा चाय रोज़ा खोलने के बाद पीना, वो कम करके भी आप डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। बिल्कुल सही बात की उन्होंने, क्योंकि इनके अंदर जो है वो ये चाय पीने के बाद और कॉफ़ी पीने के बाद यूरिन ज़्यादा होता है, डायरेटिक के तौर पे काम करती है। तो एक कप सहरी एक इफ्तारी पे तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत कप पिए जा रहा है सहरी से लेकर इफ्तारी से लेकर सहरी तक, तो फिर उसमें डिहाइड्रेशन के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर उस्मा, हम आपकी तरफ आते हैं। हामला ख़वातीन जो ख़ास तौर पे जिनको हम कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़, जिनको हमल के दौरान डायबिटीज़ होती है, या वो मरीज़ जो डायबिटिक हैं और हामला हो गई हैं ख़वातीन, उनके हवाले से हमें बताएं क्या वो रोज़ा रख सकती हैं, नहीं रख सकती हैं, और उनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर होती हैं? देखिए, हम एज ए फिजिशियन उनको यही कहते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, खासतौर पे 2nd-3rd ट्राइमेस्टर में वो अवॉइड ही करें रोज़ा रखना। इसकी वजह यही होती है कि जब एक खातून प्रेग्नेंट भी हैं और रोज़ा भी रख रही हैं, अपने घर के कामों में भी लगी हुई हैं, किचन के भी काम कर रही हैं, तो उनमें डिहाइड्रेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो कि डायबिटिक्स और वो डायबिटिक औरतें जो कि प्रेग्नेंट हैं उनमें एक अच्छा वो कॉम्बिनेशन नहीं है। तो बेहतर होता है कि वो अवॉइड करें रोज़ा रखना और बाद में अपने रोज़े जो हैं वो पूरे कर लें। मगर फिर भी अगर रख रही हैं तो पानी के इस्तेमाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और अमूमन जो डायबिटिक प्रेग्नेंट औरतें हैं वो इंसुलिन पे होती हैं, तो वो फिर अपनी फिजिशियन से अपनी जो इंसुलिन है उसकी डोज को एडजस्ट ज़रूर करवा लें रोज़े शुरू होने से पहले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। लेकिन बहुत सारी ख़वातीन होती हैं, आप मना भी करते हैं, लेकिन वो फिर भी रोज़ा रखती हैं
जी, तो खास तौर पे? जैसे मैंने कहा कि उसमें फिर वो पानी के इस्तेमाल का काफ़ी ख्याल रखें और वो भी वही चीज़ें फॉलो करें जो कि एक जनरल पब्लिक के लिए है, कि जैसे सहरी मिस नहीं करें, सहरी में जो है वो प्रोटीन का इस्तेमाल और निशास्ते जो सही निशास्ता है उसका इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना खाएं और इफ़्तार में भी यही सब चीज़ों का ख्याल रखें। अगर बहुत ज़्यादा उनकी शुगर कम होने का है कि हाइपोज हुए हुए हैं, उनको भी शुगर लो हुई है, तो फिर हम बिल्कुल ही कहेंगे कि वो अवॉइड करें। मगर अगर रख रही हैं तो फिर रखते हुए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि पानी की कमी ना हो और फिर वो इसका चीज़ का ख्याल रखें। दूसरी एक चीज़ ये होती है कि प्रेगनेंसी में UTIs भी होते हैं, यूरिन इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। सही। सो अगर ये अलामात हैं, बर्निंग हो रही है यूरिन पास करते हुए या कोई और तकलीफ़ हो रही है पेट में, तो उसको ज़रूर अपने उसको इग्नोर ना करें ये समझ के कि ये तो रूटीन है, ये सही हो जाएगा। उसको फिर ज़रूर अपने फिजिशियन को दिखा लें। सही। अच्छा, हामला ख़वातीन की हम बात कर रहे थे। हामला ख़वातीन आप मना भी करते हैं लेकिन फिर भी वो जो है वो रोज़ा रख लेती हैं, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? मतलब बच्चे को क्या किस हद तक नुकसान हो सकता है, माँ को किस हद तक नुकसान हो सकता है? जैसे कि मैंने कहा था कि पानी की कमी हो सकती है जब औरत के जिस्म में जो कि प्रेग्नेंट है और उसके साथ ज़ाहिर है एक फीटस भी लगा हुआ है, तो पानी की कमी का नुकसान बच्चे को भी होगा। सही। इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अगर शुगर लो हो जाएगी उस औरत की तो भी उसके बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है और बहुत हाई शुगर होना वो भी सही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ख्याल रखते हुए ही एक औरत को ये फ़ैसला करना चाहिए और अपने फिजिशियन की बात को ज़रूर सुनना चाहिए। अगर उसने कहा है कि वो अवॉइड करे तो बेहतर है और गायनोकोलॉजिस्ट ने अगर उनको कहा है कि अवॉइड करें तो बेहतर है कि वो ना रखें रोज़े। और अगर फिर भी रख रही हैं तो फिर इन सब चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें कि पानी की कमी ना हो। सहरी में और इफ्तारी में वो अपनी पानी की कमी को पूरा करने की कोशिश करें और नमकियात को भी ज़रूर का इस्तेमाल करें। सही। अच्छा डॉक्टर नजमुल इस्लाम, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि जैसे एक मरीज़ है और उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, उसका शुगर लेवल एकदम डाउन हो गया और वो एकदम अचानक ही बेहोश हो गया, मतलब शुगर चेक करने की भी नौबत नहीं आई, तो उसको क्या करना चाहिए? घर में क्या फर्स्ट एड उसको दी जा सकती है? जैसे लोग होते हैं मुंह खोलते हैं और मुंह खोल के पानी डालना शुरू कर देते हैं या शरबत डालना शुरू कर देते हैं बेहोशी की हालत में, तो कितना नुकसानदेह होगा खुद उसको ट्रीट करना और कितनी जल्दी अस्पताल ले जाना ज़रूरी है? देखिए, अगर उसने जो है वो बेहोश हो गया है तो सबसे पहले तो शुगर लो कंफर्म करें ग्लूकोमीटर के ज़रिए। अगर वो लो शुगर उसमें आती है और पेशेंट पूरी तरह से बेहोश हो तो मुंह से तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुंह से अगर ज़बरदस्ती आप उसके मुंह में डालेंगे तो वो एस्पिरेट कर जाएगा, यानी फेफड़े में चला जाएगा, गलत जगह चला जाएगा, वो एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, एस्पिरेशन निमोनिया हो जाएगा उसको। तो ऐसे मरीज़ों को जो बेहोश हो उनको मुँह से नहीं देना चाहिए। अगर आपके पास एक दवा होती है, ग्लूकागॉन के इंजेक्शंस होते हैं, वो अगर आप इंट्रामस्कुलर घर वाले लगा दें तो फ़ौरन शुगर बढ़ जाती है। तो वो अगर अवेलेबल है, जो कि बहुत कम लोगों के पास पाकिस्तान में अवेलेबल है, उसका एक स्प्रे भी आता है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है, वो भी अगर आप फ़ौरन दे दें तो एब्जॉर्ब होकर शुगर को बढ़ा देता है। अदरवाइज़ अगर ये दो ऑप्शंस आपके पास नहीं हैं तो आपको तो फ़ौरन पेशेंट को रश करके अस्पताल लेके जाना होगा इमरजेंसी में, ताकि इंट्रावीनस ग्लूकोज उसको ड्रिप चढ़ाई जा सके। या अगर कोई अरेंजमेंट ऐसा हो कि वे फ़ौरन घर पे लग सकती है तो इंट्रावीनस तो वो लगा सकते हैं, लेकिन आमतौर से घरों में ये फैसिलिटी होती नहीं लोगों के पास, तो उनको फ़ौरन रश करके अस्पताल में जाना पड़ता है और वहाँ ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ती है। सही। अच्छा, जैसे अगर हम बात करें घर में शुगर लेवल एकदम डाउन हो गया है और हाथ पैर बिल्कुल कांपने शुरू हो गए या वोमिटिंग स्टार्ट हो गई, उस वक्त मरीज़ को फौरी तौर पर क्या चीज़ लेनी चाहिए? देखिए, अगर मरीज़ होश में है और वो ले सकता है मुँह से तो उसको फ़ौरन कोई ऐसी चीज़ दी जाए जैसे शरबत है या ग्लूकोज की ड्रिंक है, इस तरह की चीज़ दे ताकि फ़ौरी तौर पे आपकी शुगर बढ़ जाए, चंद मिनट के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो वो करना चाहिए। बाकी जूसेस भी दी जा सकते हैं, लेकिन ये कि कुछ लोग जो है वो चॉकलेट वगैरह दे देते हैं, चॉकलेट्स वगैरह में थोड़ा टाइम लगता है शुगर को बढ़ने में। खजूर दे देते हैं तो खजूर को भी टाइम लगता है शुगर बढ़ने लगता है, तो लिहाजा ऐसी चीज़ें जो फौरी तौर पे आपके एब्जॉर्ब हो जाए खून में और आपकी शुगर को बढ़ा दें। मतलब लिक्विड अगर हम दें, खासतौर पे हम शरबत की बात करें, शरबत हो, ग्लूकोज हो, चीनी मिला हुआ हो, इस तरह की चीज़ें आप दे दें तो आपके फ़ौरी तौर पे जो है वो, और उसको 15 मिनट के बाद दोबारा शुगर चेक करें उस आदमी की कि भाई शुगर क्या हुई। अगर नहीं बढ़ी है तो फिर दोबारा इसको रिपीट करें इस एक्सरसाइज को। सही। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल कि एक्सरसाइज क्योंकि ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए बड़ी ज़रूरी होती है, तो मुझे बताएं कि एक्सरसाइज वो रोज़े के दौरान एक्सरसाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और वॉक
रोज़े के दौरान कर सकते हैं या रोज़े के बाद वॉक का कोई टाइम होगा? देखिए, जो लोग तरावी पढ़ते हैं और रोज़ावे रखते हैं तो उनको तो हम कहते हैं कि भाई अगर आप तरावी पढ़ रहे हैं तो फिर आपको वॉक से आपको मुस्तस्ना करते हैं, ताकि आप, क्योंकि आप मस्जिद जा रहे हैं, आ रहे हैं, 20 रकात तरावी पढ़ रहे हैं तो उसमें काफ़ी एक्सरसाइज हो जाती है, तो उनको तो नहीं। लेकिन जो लोग तरावी नहीं पढ़ते, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो तरावी नहीं पढ़ते, तो उनको कहते हैं कि भाई आप इफ्तार करने के बाद 3 घंटे बाद रात को 9-10 बजे जाकर अपना जो है वो थोड़ा सा वॉक करें। दौरान रोज़ा हम वॉक करने से मना करते हैं, क्योंकि उसमें डिहाइड्रेशन होने का खदशा होता है, क्योंकि पसीना आता है उसमें। पसीना आता है, हाँ, तो इसलिए उसको हाँ, अगर कोई सर्द मौसम में हो तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज़ कराची के मौसम में या पाकिस्तान के मौसम में तो यकीनन दौरान रोज़ा वॉक करने से मना किया जाता है। सही। अच्छा, अब मैं एक सवाल, बड़ा अहम सवाल है, अगर मैं चाहूँ, जैसे 300 से ज़ायद अगर शुगर लेवल हो गया है मरीज़ का, रोज़े के दौरान उसने चेक किया और 300 से ज़ायद है, और उसके बाद दोबारा उसने चेक किया, रोज़ा खोल लिया। रोज़ा खोलना मकसद है, मतलब रोज़े उसको घर पे क्या करना चाहिए अगर शुगर लेवल उसका बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है और उसको कुछ महसूस भी हो रही हैं चीज़ें कि उसकी तबीयत बिगड़ रही है, तो क्या फ़ौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए या उसको अपनी मेडिसिन खुद ले लेनी चाहिए? क्या एडजस्टमेंट करनी चाहिए? देखिए, 300 तक या 300 तक आ रहा है तो बेहतर है, और 350 अगर टच कर रहा है तो बेहतर है, फिर तो वो हॉस्पिटल ही जाएं, क्योंकि उस वक्त कोई भी चीज़ अगर वो इंसुलिन एडिशनल भी लेंगे तो वो इतने ज़्यादा काम नहीं करेगी। मगर अगर फिर भी नहीं किसी वजह से जा रहे हैं, 250-300 तक शुगर है, तो वो इंसुलिन के कुछ यूनिट्स ले सकते हैं घर पे, और रोज़ा ज़ाहिर है वो खोल लेंगे। मगर अगर 300 से बहुत ज़्यादा आ रही है शुगर तो ज़्यादा बेहतर होता है कि वो हॉस्पिटल चले जाएं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। फिर डीके भी हो सकता है, एसिडोसिस वगैरह ये बॉडी में हो सकता है। सो इस सूरत में फिर उनको वहाँ पर ड्रिप लगाई जाएगी और उनको इंसुलिन की भी ड्रिप लगाई जाती है, क्योंकि एक लेवल से ज़्यादा फिर जो इंसुलिन है जो कि हम स्किन के ज़रिए देते हैं वो भी काम नहीं करती। तो फिर उस सूरत में हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है अगर बहुत हाई शुगर आ रही है। सही। अगर 300 से मतलब 350 भी आ गई है, 300-400 आ रही है, तो बेहतर है कि वो हॉस्पिटल का जाएं फिर पेशेंट्स। सही। अच्छा, कोई मैसेज मैं चाहूँगी सर, आपके कोई पेशेंट को मैसेज देना चाहें, ख़ासतौर पे रमज़ान के हवाले से कोई आपका मैसेज हो जो पेशेंट्स को देना चाहें? देखिए, मेरा मैसेज वो डायबिटिक पेशेंट्स जो रोज़ा रख रहे हैं उनसे ये है कि भाई आप इत्तेदाल के साथ खाना खाएं, सहरी भी और इफ्तारी भी और खाना भी अगर अलग खाते हैं, और उसमें ज़्यादती ना करें, ओवर ईटिंग ना करें, और जो चीज़ें आपको मना है उसको अवॉइड करें, और जो चीज़ें आपको अलाउ हैं उन्हीं में से खाएं, और आपके बताए हुए आपने फिजिशियन के बताए हुए एडजस्टमेंट मेडिकेशंस के एडजस्टमेंट को फॉलो करें। और जो आपको ये बताया गया था कि भाई इतने से ज़्यादा शुगर हो तो आप रोज़ा खोल लें, और इतने से कम हो, 70 से कम हो तो उसको रोज़ा खोल लें। ये आपको ज़रूर करना चाहिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी ज़िंदगी की सेफ्टी के लिए ये रिकमेंडेशन है, तो उसको फॉलो करें प्लीज़। सही। और कॉम्प्लिकेशन से बचा भी जा सकता है अगर इस पर किया जाए। डॉक्टर उज़मा, मैं आपकी तरफ आऊँगी, आप बताएं कि कोई मैसेज ख़ास तौर पर पेशेंट, क्योंकि आप लोग बड़े फ्रिक्वेंटली पेशेंट्स देख रहे होते हैं और आ भी रहे होते हैं, और ख़ासतौर पे रमज़ान के दौरान भी कोई डायरिया में आ रहा है, कोई वोमिटिंग्स में आ रहा है, कोई किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन में आ रहा होता है, तो मैसेज आपकी तरफ से क्या होगा पेशेंट्स के लिए? जो रमज़ान का महीना है वो बहुत अच्छा एक मौका है कि आप अपने हेल्थ को, अगर आपके डॉक्टर ने अलाउ किया है रोज़ा रखना, तो आप उससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी, बहुत फ़वाइद भी आपको आपकी बॉडी के में मिल सकते हैं। सो अगर आप हर चीज़ को एक तनासुब से, एक मॉडरेशन में करेंगे, बहुत ज़्यादा चिकनाई नहीं खाएंगे, मीठे का थोड़ा परहेज़ करेंगे और डॉक्टर की बताई हुई बातों पे अमल करेंगे, तो इस महीने के आपको बहुत, आपकी बॉडी को भी फ़ायदे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नजमुल इस्लाम, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर उज़मा, आपने हमें टाइम दिया। हाइपोग्लाइसीमिया ज़ियाबतीस के मरीज़ों में बहुत नुकसानदेह है, दिमाग उसका डैमेज हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, तो बहुत एहतियात से ज़ियाबतीस के मरीज़ों को चाहिए पहले तो कि वो 1 माह कबल अपने तमाम टेस्ट करवाए और फिजिशियन से मशवरा करें कि उसको क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। और आज हमने बात की ग़िज़ा की, तो खजूर ज़रूर एक खजूर खा सकते हैं और फ्रूट खा सकते हैं, क्योंकि उसमें फ़ाइबर भी फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत कम क्वांटिटी, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, 1 बाउल छोटा जो है वो फ्रूट का खाया जा सकता है। इसी तरह सहरी की जैसे बात की हमारे पैनल ने कि सहरी में जो है वो चिकनाई की चीज़ें कम इस्तेमाल करें, जो नशास्ता है उसका इस्तेमाल करें, और प्रोटीन ख़ास तौर पे दही जैसे बताया है कि
दही का इस्तेमाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ज़ियाबतीस के मरीज़ों को चाहिए कि शुगर लेवल ख़ास तौर पे अपना रोज़े के दौरान चेक ज़रूर करें, क्योंकि हाइपर और हाइपोग्लाइसीमिया दोनों ही नुकसानदेह हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।